गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम देखेंगे कि एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम कंपनी को किस तरीके से एनालाइज करते हैं, उसमें क्या देखते हैं, उसके फाइनेंशियल्स को किस तरीके से देखते हैं, उसके टेक्निकल्स को कैसे देखते हैं, ताकि हम उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करके पैसा बना सकें। आज जिस कंपनी का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ वो कंपनी है विप्रो। तो पहले देखते हैं कि विप्रो काम क्या करती है। विप्रो एक आईटी कंपनी है जो आईटी के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, आईटी वर्क मैनेजमेंट से रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है अलग अलग कंपनीज को जिनको इनकी नीड होती है। मतलब एक सर्विस प्रोवाइडर है जो टेक्नोलॉजी में डील करते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत 1945 में हुई थी, मतलब ये ऑलमोस्ट सेंचुरी पुरानी कंपनी है। अब हम चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स की तरफ, ये देखने के लिए कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, क्योंकि जब भी हम कंपनी को एनालाइज करते हैं तो हम ये देखने के साथ साथ कि कंपनी करती क्या है ये देखते हैं कि वो जो कंपनी कर रही है उससे वो कुछ कमा रही है, लॉस कर रही है। तो जब हम विप्रो के फाइनेंशियल्स की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि ये 2,08,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है, मतलब एक काफी बड़ी कंपनी है जिसका करंट प्राइस 380 रुपीज है, हाई 616 था और लो 372 रुपीज था। इस कंपनी का पीई 18.3 है, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस कंपनी का 18.3 है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि इस कंपनी से 1 रुपया कमाने के लिए आपको 18 रुपए इसको देने पड़ेंगे। चलते हैं, देखते हैं कि इसका आरओसीई कैसा है। इस कंपनी का जो आरओसीई है, जो रिटर्न इसको जनरेट होता है इसके कैपिटल पर जो उसने लगाया है, वो 21% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 20% का है। अगर हम इसके पीई को एनालाइज करें, क्योंकि कंपनी का पीई देखने से हमें काफ़ी सारी बातें पता चल जाती है कि ये जो कंपनी है ये अपने कंपेटिटर कंपनी से सस्ते वैल्यूएशंस पर मिल रही है या महंगी वैल्यूएशंस पर मिल रही है। तो इस पीई को देखकर लगता है कि ये अपनी कंपनी जो इसकी पीयर कंपनीज है उनसे सस्ते वैल्यूएशंस पर अवेलेबल है। अब हम आते हैं इसके प्रॉफिट्स के ऊपर। इसकी सेल्स कितनी हुई है पिछले कुछ टाइम में, इसका रेवेन्यू क्या है, इसका प्रॉफिट क्या है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है। तो जब हम इस कंपनी को देखते हैं तो इसका पिछले 10 साल का जो प्रॉफिट है, 2011 में 31,000 करोड़, 12 में 37,000 करोड़, 13 में 37,400 करोड़, 14 में 43,000 करोड़, 15 में 46,000 करोड़, ऐसे करते करते मार्च 2022 में 79,000 करोड़ और अभी तक साल खत्म नहीं हुई है उससे पहले तक 88,000 करोड़। मतलब हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है और पिछले 10 साल में प्रॉफिट 3 गुना हुआ है, 30,000 करोड़ से 90,000 करोड़। 10 साल में 3 टाइम्स हुआ है, विच इज अ वेरी गुड नंबर। अब हम चलते हैं इसके नेट प्रॉफिट की तरफ। नेट प्रॉफिट 10 साल पहले 5,000 करोड़ था, आज 11,000 करोड़ है। अभी तक लास्ट ईयर 12,000 करोड़ था और अभी तक 11,000 करोड़ है। तो ये देखकर भी हमें ये पता चलता है कि नेट प्रॉफिट भी पिछले 10 साल में ऑलमोस्ट डबल हुआ है इस कंपनी का, विच इज ऑल्सो वेरी गुड साइन कि कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी प्रॉफिटेबल है और वो प्रॉफिटेबली से रन कर पा रहे हैं। इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑन एन एवरेज 20% है और 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा मार्जिन माना जाता है। किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना इसलिए जरूरी होता है ताकि हमें ये पता चल सके कि पिछले कुछ टाइम में जो कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस कर रही है उनसे वो कितना कमा रही है और उसकी अर्निंग्स में कितने का इंक्रीज है। क्योंकि अगर कंपनी खुद ही एनुअली एटलीस्ट 12% के आसपास नहीं कमा पा रही है तो आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि कंपनी आपको फ्यूचर में 12%, 15%, 16% या 20% का एनुअली गेन देगी। अगर कंपनी एनुअली इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, इतना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है इतने परसेंट से, तो आप उस कंपनी में ये एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ ये कंपनी हमें कमा के दे सकती है, बिकॉज ये खुद भी कमाने के लायक है। अब हम चलते हैं इसकी बैलेंस शीट की तरफ, ये देखने की इसके इतने बिजनेस ऑपरेशंस जो इसने पिछले 10 साल में करे हैं उसमें इसकी फिक्स एसेट्स में, मतलब इसकी जो कुल एसेट्स हैं उनमें कितने का इंक्रीज आया है। तो 10 साल पहले इनकी जो फिक्स एसेट थी वो 10,500 करोड़ के अप्रोक्स थी, जो कि आज 44,000 करोड़ के अप्रोक्स है, विच इज अराउंड 4 टाइम्स इन द लास्ट 10 years। अगेन अ वेरी गुड थिंग कि कंपनी एफिशिएंटली बिजनेस रन कर रही है और उससे एसेट्स भी क्रिएट कर रही है अपने बिजनेस में, ताकि अगर फ्यूचर में कोई बोरोइंग हो, उन पे कोई डेट हो तो वो एसेट्स के अगेंस्ट में वो डेट ले सकें आसानी से, जिससे उन पर डेट का लोड ना पड़े। जब भी हम कैश फ्लो देखते हैं तो हम कंपनी में उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो देखते हैं कि कंपनी जब ऑपरेट कर रही है तो उसमें कितना कैश फ्लो बन रहा है, और कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए एक कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, अगर वो कंपनी अच्छी है तो इसको देखकर भी हमें ऐसा ये पता चलता है कि इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो जनरेट हो रहा है वो भी अच्छा है।
अब चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें ये बताता है कि कोई कंपनी है, उसमें उस कंपनी के मालिक्स का, जिन्हें हम प्रमोटर्स कहते हैं, एफआईआईज का मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो विदेशी इंस्टीट्यूशंस होते हैं इन्वेस्ट करने वाले, उनका, और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं और पब्लिक होती है, उनका कितना इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब कितना कितना परसेंट वो ओन करते हैं एक कंपनी में। तो इस कंपनी का जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो पिछले कुछ टाइम में डिक्रीज हुआ है, बट वो अभी भी 73% के ऑलमोस्ट है, विच इज अ फैंटास्टिक नंबर। मतलब इस कंपनी के शेयर्स को 75% इसके प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। एक कंपनी के प्रमोटर उस कंपनी के शेयर्स को तभी होल्ड करते हैं ज्यादा मात्रा में जब उन्हें अपनी कंपनी पर फेथ होता है। अब सपोज मेरी कोई कंपनी है जिसपे मुझे पता है कि कंपनी ज्यादा अच्छे से नहीं चल सकती, मुझे अपनी कंपनी पे फेथ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने शेयर्स को मार्केट में डाइल्यूट करना चालू करूंगा अपनी कंपनी से एग्जिट करने के लिए, ताकि मैं वो शेयर्स पब्लिक को बेच पाऊं, क्योंकि पब्लिक गिरते दामों पर देखकर कि ये सस्ता है उसे बाय कर लेगी, तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग उसमें बढ़ जाती है। तो जब भी हम कंपनी को एनालाइज करते हैं, हम ये जरूर देखते हैं कि उसमें किसका कितना शेयर है। तो इसे देखकर हम ये पता चलता है कि इस कंपनी में 73% शेयर प्रमोटर्स का है, 7.8% DII का है, 6.3% FII का, पब्लिक का 12% है। मतलब इस कंपनी के प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर विश्वास है कि हमारी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ये हो गई बात है फंडामेंटल्स की। काफी सारी और भी चीजें देखनी होती हैं, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ग्रोथ प्लान्स क्या हैं, पर वो तो अब हम चलते हैं इस कंपनी के चार्ट की तरफ। इस कंपनी के चार्ट को देखकर हमें ये पता चलता है कि ये कंपनी पिछले 2 साल में ऑलमोस्ट 50% करेक्ट करी है। मतलब इस कंपनी का प्राइस जो पिछले 2 साल पहले था इसके शेयर का प्राइस, वो तब से 50% ऑलमोस्ट गिरा है, जबकि इसके फाइनेंशियल्स में ऐसी कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है जिसकी वजह से ये प्राइस फॉल जस्टिफाइड हो। ये प्राइस फॉल जस्टिफाई इसलिए है बिकॉज अभी जो मैक्रो फैक्टर्स चल रहे हैं, जो यूएस में रिसेशन है, जो अदर कंट्रीज में इन्फ्लेशन बढ़ी है, उसकी वजह से जो बिजनेस का इनफ्लो कम हो रहा है, जो उसका खतरा है, उसकी वजह से, उसके फियर की वजह से कंपनी का प्राइस अभी इतना लो चल रहा है, और ये पूरे सेक्टर का लो है। आईटी सेक्टर पूरा का पूरा अभी लो प्राइसेस पे ट्रेड कर रहा है। तो इस चार्ट को देखकर हमें ये पता चलता है कि ये कंपनी अपने 200 मूविंग एवरेज, मतलब जो 200 दिन का लास्ट का एवरेज प्राइस है वो, और 50 मूविंग एवरेज दोनों से नीचे है, विच मीन्स कि, और एक बहुत अच्छे और बहुत पुराने सपोर्ट पर भी है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये एक कंपनी का रेजिस्टेंस हुआ करता था अक्टूबर 2020 के टाइम पे, जिसको ब्रेक करने के बाद इसमें इतनी बड़ी रैली आई थी, जिसको इसने ब्रेक करा था। उसके बाद यहाँ पे एक बार ब्रेक करने की कोशिश की थी, नहीं कर पाया था, दोबारा ब्रेक करा था, उसके बाद सपोर्ट लिया था वहां से आके, फिर एक बहुत अच्छी रैली आई थी, अभी उसी सपोर्ट के पास में है। तो ये एक बहुत अच्छी जगह हो सकती है इस कंपनी को उठाने की। हालांकि ये रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चार्ट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। आप खुद भी किसी दूसरी कंपनी को अपने इस तरीके से एनालाइज करके ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट, आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि ये एक बहुत अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास में है। तो हम ये चीज एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ से अब ये बैक ही जानी चाहिए, यहाँ से अब इसको रिवर्स करना चाहिए, और एटलीस्ट इधर तक का गेन इसको दिखाना चाहिए, एटलीस्ट 10 to 15% का इसको गेन अभी दिखाना चाहिए। तो अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने देखा कि जब हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है तो हम उसको किस तरीके से एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो कंपनी है वो काम क्या करती है, वो उसके क्या बिजनेस ऑपरेशन है, वो किन फील्ड्स में एक्टिव है, उसका वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद हम उसके फाइनेंशियल्स पर आते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल है, उस कंपनी का मार्केट कैप क्या है, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, उस पर डेट कितना है, उसकी फिक्स्ड एसेट्स कितनी है, वो कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ कर रही है पिछले कुछ सालों में या नहीं कर रही है, प्रॉफिट उसमें बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये सारी चीजें। उसके पीयर जो कंपनीज हैं वो किस वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही हैं, ये सारी चीजें देखने के बाद जब हम उसके फंडामेंटल्स से सेटिस्फाइड रहते हैं, फिर हम जाते हैं उस कंपनी के चार्ट की तरफ, उसके चार्ट को एनालाइज करने के लिए कि हमें ये कंपनी पसंद आई है, लेकिन क्या इस कंपनी को उठाने की ये सही जगह है, या फिर अभी कुछ टाइम और वेट करके इस कंपनी को खरीदना चाहिए। बिकॉज चार्ट को देखकर बाइंग डिसीजन इनिशिएट करने से आप एक अननेसेसरी लॉस से बच सकते हैं। बिकॉज फंडामेंटल्स में भी अच्छे हों, पर अगर चार्ट में टेक्निकली कुछ जगह बच रही है गिरने के लिए, तो कंपनी गिर सकती है उस लेवल तक आराम से, क्योंकि बॉटम कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता किसी भी कंपनी का, ना कोई टॉप प्रेडिक्ट कर सकता है।
तो इस तरीके से आप एक कंपनी को ढूंढकर, उसके बिजनेस को समझकर, उसके फंडामेंटल्स को समझकर, उसके टेक्निकल्स को समझकर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।